सुरम्य वादी में धूप अपनी सुनहरी आभा बिखेर रही थी। पुलिस की वेशभूषा में 2-3 व्यक्ति, जिनके हाथों में आधुनिक किस्म के हथियार थे, चहलकदमी कर रहे थे। इसी दौरान एक विवाहित जोड़ा एक स्थानीय भोजनालय में बैठा हुआ था। उन्होंने मैगी नूडल्स का ऑर्डर दिया था और जैसे ही वह परोसा गया, पति ने उसे खाना आरंभ कर दिया, जबकि पत्नी अपनी मैगी के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वह भी खाना शुरू कर सके। तभी वर्दीधारी व्यक्तियों में से एक उनके करीब आया और उस पति से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? यह सुनकर वह भौंचक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसी बात है। उसने उनसे अपना काम करने और वहां से चले जाने का आग्रह किया। जब मैगी खा रहे व्यक्ति ने यह बात वर्दीधारी से कही तो वर्दीधारी ने कहा, कुछ तो सुनाओ, कोई इस्लामी आयत वगैरह जो तुम्हें याद हो। उसने फिर से उस व्यक्ति को हैरत से देखा कि आखिर यह किस प्रकार की बातें कर रहा है और उसे अनसुना कर दिया। अपनी मैगी खाने में तल्लीन हो गया। लेकिन तीसरी बार एक और आवाज आई, नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे? इतना कहना था कि उधर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। गोलियां लगते ही शुभम द्विवेदी जमीन पर ढेर हो गया। उसकी जान चली गई। उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, विलाप कर रही थी, तुमने उसे मार डाला, अब मुझे भी मार डालो, मैं अब जीकर क्या करूंगी? यह सुनकर भी उस व्यक्ति को रत्ती भर भी दया नहीं आई। वह न तो घबराया और न ही डरा। उसने कहा, जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसे मार दिया। यह बात सुनते ही उस महिला का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गोलियों की लगातार आवाज सुनकर वहां मौजूद भारी संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी गोलियों की चपेट में आ रहा था, वह मर रहा था। नाम पूछने के दौरान ही गोलियां चल रही थी। मैं आज की उस सच्ची घटना का वर्णन करने जा रहा हूं जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक गांव पहलगाम में घटी थी। दरअसल यह पहलगाम की एक वास्तविक घटना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के हाथीपुर नामक स्थान के एक सीमेंट व्यवसायी युवक, जिसका नाम शुभम द्विवेदी था और जिसकी शादी हाल ही में 12 फरवरी 2025 को हुई थी, ने अपनी पत्नी से कहीं घूमने का प्रस्ताव रखा। जब घूमने फिरने की बात आई तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी साथ चलने के लिए कहा गया। इस प्रकार परिवार के 9 सदस्यों ने घूमने जाने की सहमति दी। 16 अप्रैल 2025 को परिवार के ये 9 सदस्य जम्मू के श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में ठहरने के बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की ओर रुख किया। परिवार के सभी 9 सदस्य पहले सोनमर्ग गए, फिर गुलमर्ग और वहां घूम फिरकर अपने कमरे पर आराम करने लगे। अब 22 अप्रैल 2025 की बात है। वे पहलगाम की ओर रवाना हुए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे थे तो शुभम अपनी पत्नी के साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी थे। ये 4 लोग एक साथ चले गए, जबकि 5 सदस्य वहीं रुक गए। पहलगाम पहुंचकर वे बेताब घाटी गए, जहां लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक घोड़े पर चढ़ना पड़ता है। घोड़े वाले जिस कीमत की मांग कर रहे थे, उस पर बातचीत करने के बाद सौदा तय हुआ और वे घोड़ों पर सवार होकर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करते हुए आगे बढ़े। उसी तरह पर्यटक वहां आते हैं, घोड़ों की कीमत पूछते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैदल यात्रा कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई और ऊंचाई ऐसी है कि घोड़े आसानी से चले जाते हैं या जिन्हें आदत होती है वे आराम से जा सकते हैं। परिवार के 5 सदस्यों ने कहा कि वे ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए जिन्हें जाना है वे जा सकते हैं। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ ही अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी, ये सब चले गए। वहां पहुंचने के बाद उनके घोड़े वाले ने कहा कि वह उनका इंतजार करेगा और उन्हें आगे टिकट लेना होगा, जिसके बाद वे 1-2 घंटे में जितना चाहें घूम सकते हैं। उसने कहा कि दृश्य इतना खूबसूरत है कि वे देखकर कहेंगे कि कश्मीर सचमुच स्वर्ग है। यह सुनकर शुभम द्विवेदी मुस्कुराया और कहा कि उसने पूरा कश्मीर घूम लिया है। अब यह पहलगाम और इसकी बेताब घाटी बची है, इसे भी देख लेते हैं। वहां पहुंचने के बाद क्योंकि चढ़ाई में लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए प्यास और भूख लगने लगी। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहां या तो मक्का की रोटी और साग मिलता है या फिर ज्यादातर लोगों के लिए मैगी उपलब्ध होती है, जिसे 2 मिनट में तैयार करके पर्यटकों को दे दिया जाता है। जैसे ही शुभम द्विवेदी के हाथ में मैगी आई और वह उसे खाने की तैयारी कर रहा था, तभी 3 वर्दीधारी वहां पहुंचे। वे उनकी बातें सुन रहे थे और पास आकर खड़े हो गए। खड़े होते ही उन्होंने शुभम से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? यह सुनकर शुभम द्विवेदी को बहुत अजीब लगा। वह हैरान और परेशान हो गया कि यह किस तरह की बात कर रहा है। बात आगे बढ़ी और फिर उसने पूछा, नाम क्या है? वह एकदम गुस्से में आकर अपना नाम बताता है, मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है?
बस तुरंत गोलियों की बौछार हो गई और शुभम द्विवेदी वहीं मारे गए। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह गई। उन्हें एक संदेश दिया गया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था। इसी तरह की एक घटना में महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले 5 लोगों का एक समूह था, जिसमें पति, पत्नी, उनकी बेटी, चाचा और एक अन्य सदस्य शामिल थे। ये पांचों मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियां चल रही थीं, वे भागकर पास के एक तंबू में घुस गए, यह सोचकर कि वहां वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तंबू के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए आतंकवादी पहुंचे और आवाज लगाई, एक बुजुर्ग आदमी को चिवंती। एक बुजुर्ग आदमी को जिसकी उम्र लगभग 54 साल थी और जिसका नाम संतोष जगदाले था, उसे चौधरी इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ कहकर बुलाया गया। यह बात मीडिया में उनकी बेटी आशावरी जगदाले ने बताई थी। संतोष जगदाले जैसे ही बाहर आए, उनसे कहा गया कि क्या उन्हें कुछ याद है। उन्होंने कहा, क्या याद है साहब? क्योंकि वह बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करें। जब वह समझ नहीं पाए तो उनसे दोबारा कहा गया कि कुछ याद है, कोई इस्लामी आयत वगैरह याद हो तो सुना दो। जब वह सुना नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो गोली चली। पहली गोली उनके सिर में मारी गई, दूसरी गोली पीठ पर, क्योंकि गोली लगने के बाद वह घूमे थे, और तीसरी गोली उनके कान के पास लगी। यह शोर और चीखें सुनकर उनके भाई, जिनका नाम कौस्तुभ गणबोटे था, जैसे ही बाहर निकले और आवाज लगाई, भैया, तो आतंकवादी समझ गए कि यह उसी का भाई है। उन्होंने बिना कुछ पूछे उन्हें भी 4-5 गोलियां मार दी। गोली लगते ही वह भी जमीन पर गिर गए। इसके बाद हरियाणा के करनाल के सेक्टर 7 के एक गांव भूसली के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी 16 अप्रैल 2025 को हिमांशी से हुई थी और जिनका मसूरी में बारात का कार्यक्रम था। दरअसल नेवी में लेफ्टिनेंट विनय की पोस्टिंग केरल के कोच्चि में थी। वह शादी के लिए लंबी छुट्टी पर आए थे और 16 अप्रैल को बारात के बाद उन्होंने विदेश स्विट्जरलैंड घूमने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने यूरोप का वीजा भी अप्लाई किया था, लेकिन वीजा अस्वीकृत हो गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं, अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां चलेंगे। उन्होंने टिकट बुक कराया और सीधे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उनका पहला इरादा मिनी स्विट्जरलैंड जाने का था, इसलिए 21 अप्रैल को वे पहलगाम पहुंच गए। 10 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और यह पहलगाम का उनका पहला दौरा था। वह अपनी पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा जम्मू कश्मीर की पहलगाम की बेताब घाटी है। वहां जाकर पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि गोलियां चलने लगीं। उनसे भी नाम पूछा गया, उनकी पहचान की तस्दीक की गई, और जब आतंकवादियों को लगा कि वे जिन्हें मारने आए हैं ये वही हैं, तो उन्हें भी अंधाधुंध गोलियां मारी गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया और उन्होंने भी यही गुहार लगाई कि वह अब जीकर क्या करेंगी। तब भी उन्हें यही संदेश दिया गया कि जाकर मोदी को बता देना कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है। नेवी का वह अधिकारी असल में कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि सामने जो आतंकवादी थे वे पुलिस की वर्दी में आए थे। इसलिए कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हैं। उन्हें बस अपना काम करना था और वे अपना काम कर रहे थे। यदि पुलिस को यह पता होता कि वह अधिकारी है तो शायद वे उनसे मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए वे मुकाबला नहीं कर पाए। जैसे ही घर सूचना पहुंची, घर वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। 2 मई को उस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया जाने वाला था और जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं कि उनकी हत्या की खबर आ गई, जिसके बाद परिवार वालों का दुख का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी ही एक कहानी अनंतनाग जिले के पहलगाम के रहने वाले एक व्यक्ति सैयद आदिल हुसैन शाह की है। वह रोज अपने घर से निकलता था और उस जगह जाता था जहां पर्यटक आकर रुकते थे, जहां उनके वाहन खड़े होते थे। यहां बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं जिन्हें कुछ नौकरों की आवश्यकता होती है, और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसा ही काम करता था। जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते थे वह उनके पास जाकर खड़ा हो जाता था। उसका काम पर्यटकों के पास जाना, उनसे बातचीत करना और कहना था कि वह उन्हें ऊपर घाटी दिखाएगा जो बहुत खूबसूरत है, मिनी स्विट्जरलैंड है। इस तरह की लुभावनी बातें करके वह मजदूर आदमी रोज घर से निकलता था और एक पर्यटक की तलाश में जाता था, क्योंकि पूरे दिन में वह एक ही पर्यटक को घुमा सकता था, क्योंकि वहां 2-3 घंटे का समय लगता था, 2-3 घंटे जाने में और 1-2 घंटे आने में। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी
20 अप्रैल 2025 के दोपहर के समय एक पर्यटक को पकड़ता है, उनके साथ जाता है और मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह पर्यटक को पहुंचाता है, उस मुख्य द्वार से लगभग 20, 30 या 50 मीटर पहले ही घोड़े रुक जाते हैं और उसके बाद वह अपने उस पर्यटक का इंतजार करता रहता है। पर्यटक को वह भगवान की तरह मानता है क्योंकि उनसे उसे पैसे मिलते हैं, उसकी आमदनी होती है। लेकिन 8 या 10 किलोमीटर के सफर में बातचीत के दौरान आदिल जैसे ना जाने कितने लोगों की दोस्ती उस पर्यटक से हो जाती है और बातचीत करते करते जब वे अंदर जाते हैं तो वह कहता है कि साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूं, मैं भी आपकी कुछ तस्वीरें खींच लूंगा साथ। वह यह सिर्फ इसलिए करता है ताकि पर्यटक खुश होकर उसे इनाम दे सके। इनाम के बदले में यह आदिल हुसैन शाह भी वहां पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थीं, तो वह भी उसकी चपेट में आ गया और आतंकवादियों ने उसे भी मार गिराया। जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंची तो परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो गया, क्योंकि यह मजदूर अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला इकलौता सदस्य था। अब परिवार के लोग रो रो कर कह रहे हैं कि उनका कौन देखेगा, कौन उनका भरण पोषण करेगा। ऐसी ही एक कहानी बिहार प्रदेश के रोहतास जिले के अहूरी के रहने वाले एक व्यक्ति मनीष रंजन की है, जिनकी उम्र लगभग 42 साल थी और जो आईबी में अधिकारी थे और हैदराबाद में उनकी पोस्टिंग थी। उनकी पत्नी जया मिश्रा ने कहा कि कहीं घूमने चलते हैं। बच्चे काफी दिनों से कह रहे हैं, एक 8 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा। इसी तरह से पत्नी के साथ यह आईबी अधिकारी, जिसका नाम मनीष रंजन था, ने कहा कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत तारीफें सुन रहे हैं। रोज मैं लोगों के स्टेटस और तस्वीरें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। उनके परिवार के कई सदस्य पश्चिमी बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिमी बंगाल में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी बिहार के रोहतास जिले के थे। ये भी छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बेटी, पत्नी और बेटे के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था जब गोलियां चल रही थीं। गोली चलने के दौरान कई गोलियां उन्हें भी लगीं। उनसे उनका नाम पता वगैरह पूछा गया कि आखिरकार तुम कौन हो, क्या यह सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो। वे आतंकवादी जो पूछ रहे थे उसकी जानकारी दे नहीं पाए और वे भी गोलियों का शिकार हो गए। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई और बेटा भी यह सब अपनी आंखों से देखता रह गया। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों और महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से दूर रखा। आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही 20 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब यह सूची बनती है कि कौन कहां से हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा के पर्यटक बताए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आतंकवादियों ने सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया था। उनसे नाम पता पूछते थे, उनकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे और वे विशेष रूप से कुछ खास लोगों को ही निशाना बना रहे थे। इस तरह से जो निशाना बना रहे थे, यह खबर अब सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज चैनल पर हर जगह चल रही थी। हर जगह लोग देख रहे थे। यह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब यह खबर फैलती है, तब लोगों को यह याद आ रहा था कि जो पूरे भारत के बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहां का पर्यटन ठीक होता है। वहां लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरह से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में लगभग 27-28 के आसपास ये मार दिए गए हैं, इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिसमें नेपाल और यूएई के एक हैं और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिलाकर लगभग 28 संख्या बताई जाती है। वह घट भी बढ़ सकती है। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फिदाइन हमला हुआ था। उस फिदाइन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद यह बड़ा हमला है, बड़ा हमला बताया जाता है। और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश-ए-मोहम्मद ने, और इस जो अब हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्कर-ए-तैयबा के टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। अब इनके स्केच भी जारी किए गए हैं।
जो 3 आतंकवादी हैं। एक का नाम आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह, एक का नाम अब्बू तल्हा, और हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम सैफुल्लाह खालिद है, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। भारत की सरकार ने यह वादा किया है, यह भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा, और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, और कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना।